आप सभी का स्वागत है फिर से इस बस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस पार्ट्स को, और बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जनरल साइंस सेक्शन को। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज को। ओके, हम 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस लेक्चर में। जो पैटर्न होगा वो सेम रहेगा, या तो हम कुछ नया सीखेंगे या फिर हम कुछ पुराना ही रिवाइज करेंगे जो कि हमने पहले ही कवर किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। जो हमारा टाइम पीरियड है 40, 30, 20 एंड 15 सेकेंड्स का, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो उस नोट के साथ आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इस लेक्चर का कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है एनर्जी का ऑलमोस्ट सभी लाइफ के लिए अर्थ पे? हवा, सनलाइट, फॉसिल फ्यूल्स या फिर वाटर? 30 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। 30 सेकेंड्स है सोच के आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, सनलाइट। सो बेसिकली अगर हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ एनर्जी वाला, जो कि हो गया प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, और फिर आप इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए यहाँ पे, और फिर आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर आते हैं आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये होता है एनर्जी फ्लो। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं बेसिकली वो होते हैं आपके हर्बीवोरस। ऑलराइट, हर्बीवोरस जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं उस तरह के जानवर या उस तरह के जीव जो कि कंज्यूम करते हैं ग्रीन प्लांट्स को। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बेसिकली कार्निवोरस होते हैं। ऑलराइट, और जो कार्निवोरस होते हैं बेसिकली ये उस तरह के जीव हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। और फिर आता है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर्स, और बेसिकली ये हाईली कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि उन एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं जो बाकी एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये होता है आपका एनर्जी फ्लो। अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर्स की, तो बेसिकली ये कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। ऑलराइट, तो सिंपल मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी फ्लो है वो स्टार्ट होता है प्लांट से और खत्म होता है आपका टर्शियरी कंज्यूमर पे। ओके, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक फ्लो चार्ट होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। कि ये है यहाँ पे प्लांट। ओके, जो कि इस एनिमल द्वारा कंज्यूम किया गया है। ऑलराइट, और इसको कंज्यूम कर लिया इस पर्टिकुलर एनिमल ने, और इस एनिमल कंज्यूम किया है इस एनिमल। ओके, तो ये होता है फ्लो चार्ट। तो ये हुआ टर्शियरी, सेकेंडरी, और ये है आपका प्राइमरी। लेकिन ये सभी कंज्यूम कर रहे हैं सोर्स को प्लांट से, और जो प्लांट है बेसिकली उसको रिक्वायर्ड होती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। ऑलराइट, किस जनरेशन के लिए? फूड जनरेशन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। ऑलराइट, और जो फोटोसिंथेसिस होता है
उसको चाहिए होती है सनलाइट परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली कंक्लूजन में अगर हम देखें इस चीज को तो हम पाएंगे कि जो प्लांट है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी का, वो बेसिकली पावर्ड है बाय सनलाइट। तो अल्टीमेटली सनलाइट जो होगा वो होगा मेन सोर्स जहां से एनर्जी जनरेट होती है, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी चेंज जनरेट होती है। ओके, तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसे, लेकिन इसे हम यहाँ पे इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें अच्छे से रिवीजन हो जाए। ओके, 20 सेकेंड से आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, नाइट्रोजन। बेसिकली अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो ये ऐसा दिखता है। ये है कंपोजिशन नाइट्रोजन, और फिर आती है आपकी ऑक्सीजन, फिर आती है आर्गन, फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आती है आपकी नियॉन, फिर आती है आपकी हीलियम, फिर आती है आपकी ओजोन, और फिर आती है आपकी हाइड्रोजन। ऑलराइट, इस कंपोजिशन के बारे में 78% यहाँ पे आएगा, 20% आपकी ऑक्सीजन आएगी, फिर आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नियॉन 0.018%, हीलियम 0.0005%, या सॉरी 6%, ओजोन हो गया आपका 0.005%, और ये हुआ 0.0005%। ओके, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस जो होती है वो होती है नाइट्रोजन, और सबसे लीस्ट अबंडेंट गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो ये है फ्लो चार्ट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का। और अगर हम बात करें लेयर वाइज कंपोजिशन की, तो फर्स्ट लेयर होती है हमारी ट्रोपोस्फियर, देन आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, और फिर आता है हमारा मेसोस्फियर, फिर आता है हमारा थर्मोस्फियर, और फिर आता है हमारा एक्सोस्फियर। तो गैस वाइज कंपोजिशन होती है वो इस हिसाब से होती है। ओके, और लेयर वाइज कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल से और रिलीज करते हैं इसको एटमॉस्फेयर में। ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन। 30 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। करेक्ट आंसर है ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन होता है बेसिकली प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल। ओके,
कि ये अगर मान लीजिए ये प्लांट है, और ये हमारी सॉइल पार्ट है जो कि सराउंड करती है इस प्लांट को। ओके, और फिर यहाँ पर है पानी इस मिट्टी में। तो जो प्लांट है वो पानी को ऊपर ले जाएगा, ऑलराइट, प्लांट में मिड सॉइल से, और फिर वो ट्रांसफर होगा लीव्स में। ओके, और एवोपरेशन के थ्रू जो लीव है वो इस पानी को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे एटमॉस्फेयर में। ओके, ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन होगा, ओके, ना कि एवोपरेशन। तो ये होता है आपका एंटायर प्रोसेस। और जहाँ तक हम बात करें ट्रांसपिरेशन के बारे में, तो बेसिकली प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अब्सॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल से और रिलीज करते हैं इसको एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे दो और चीज़ है जो हमें देखनी होंगी, जाइलम और फोलम। ओके, जो जाइलम है वो टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, फोलियम जो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी मेटेरियल ट्रांसफर के लिए। तो इन दोनों टिश्यूज को भी याद रखिएगा, जाइलम पानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फोलियम बाकी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, वाटर के छोड़ के। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है कि मेन कॉज क्या होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की और ग्लोबल वार्मिंग की। डिफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, वॉल्केनिक इरप्शंस है। 20 सेकेंड से आपके पास सोच के आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, सॉरी सी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो यदि हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, बेसिकली ये जनरली रिलेटेड होता है आपका ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशन से। जिसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है, ओके, जो सन है वो सोलर रेडिएशन देगा अर्थ को। लेकिन जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आती है ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी आपके, और बाकी होगी। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि जनरली ट्रैप करती हैं सोलर रेडिएशंस को और अलाउ नहीं करती इनको वापस जाने में एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, जो कि बढ़ाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली जो मेन कॉज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का वो होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। और मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है वो डायरेक्टली लीड करते हैं रिलीजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को इन द एटमॉस्फेयर। डायरेक्टली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से।
और जब ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो जो ट्रैपिंग है सोलर रेडिएशंस की वो भी बढ़ेगी। और जब सोलर रेडिएशंस की ट्रैपिंग बढ़ेगी तो जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो मेन कॉज को याद रखिएगा, वो होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, या फिर सोलर एनर्जी? 20 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है डी। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है बेसिकली उसके दो मतलब होते हैं। फर्स्ट, की रीजनरेशन होगी। ओके, यानी मतलब हुआ ये खुद जनरेट हो सकती है। सेकंड होता है कि ये लिमिटेड नहीं होगी क्वांटिटी में। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रोसेस क्या होता है जिसकी वजह से वाटर वेपर डायरेक्टली टर्न हो जाते हैं लिक्विड वाटर में? एवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, या ट्रांसपिरेशन? तो 20 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में पहले ही प्रीवियस लेक्चर में, कि सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन की यूनिट क्या होती है? वोल्ट है, एम्पेयर है, वॉट है, कॉलम है? तो बहुत से लोग अब आप सोचेंगे कि ये जनरल साइंस क्वेश्चन है, ये मैं आपसे यहाँ की पूछ रहा हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज में। तो याद रखिएगा एक चीज यहाँ पे जो मैं आपको बता चुका था, कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होता है बेसिकली वो डील करता है सराउंडिंग से, और सराउंडिंग्स में हमारे पास कई सारे फिनोमेनाज होते हैं, ओके, जो जनरल साइंस से भी रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन आप नहीं कर सकते इन्वायरमेंटल स्टडीज में और साइंस में। तो प्लीज इन चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, तो 20 सेकेंड से आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी, वॉट। जो वोल्ट जो बेसिकली यूनिट होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ओके, एम्पेयर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि वो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। वॉट जो होती है वो होती है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की। ओके, और कॉलम जो होती है वो होती है आपकी एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो अगर आप इन फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए कि डिफरेंस क्या होता है एनर्जी में और पावर में? तो ये क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि डिफरेंस क्या है एनर्जी और पावर में, और मैं आपको दूंगा 20 सेकेंड सोच के आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 20 सेकेंड्स है। टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बेसिकली यदि हम बात करें डिफरेंस की बिटवीन एनर्जी एंड पावर की, जो एनर्जी होती है वो बेसिकली कैपेसिटी होती है ऑफ डूइंग वर्क। पावर जो है वो बेसिकली
रेट होता है डूइंग वर्क का। ऑलराइट, तो हम इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन है, मैंने कहा तो पर्सन है ये 100 यूनिट्स बना सकता है। ओके, तो ये जो 100 यूनिट्स हैं वो बेसिकली टोटल कैपेसिटी है ऑफ डूइंग वर्क। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे हैं इसके एनर्जी के बारे में। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये इंसान 10 यूनिट्स बना सकता है हर घंटे में, ओके, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ डूइंग वर्क की। ऑलराइट, ये 10 यूनिट्स बना सकता है घंटों में, तो बेसिकली ये हुई इसकी पावर। ऑलराइट, क्योंकि ये दिखाता है उसकी कैपेसिटी रेट ऑफ डूइंग वर्क की, तो ये होती है पावर। ऑलराइट, 8th क्वेश्चन हमारे पास है अब कि कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? आपको इसके लिए 30 सेकेंड्स मिलेंगे। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी। तो बेसिकली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या फिर क्लाइमेट चेंज है वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को राइज करता है, जो कि जनरली होता है एक चीज की वजह से, जो होती है ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशंस की वजह से विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से। ओके, विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। और जो गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर होगा सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो प्रोसेस है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब होता है बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस? इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड्स। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो करेक्ट आंसर है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जहां पे प्रेजेंट होती है 0.04% रेशियो में। इसके पश्चात ये इस्तेमाल करते हैं कुछ सर्टेन अमाउंट को, और जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की उसके थ्रू वो हाफ ऑफ द एब्जॉर्ब CO2 को बाहर फेंक देते हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, तो बेसिकली आप कह सकते हैं जो प्लांट होते हैं वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसके पश्चात वो उसको इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, वो इसको हाफ एब्जॉर्ब CO2 को बाहर फेंक देते हैं। ओके, तो
ये होता है प्रोसेस। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। 10th क्वेश्चन है कि कौन सा पॉल्यूशन एक्सेसिव नॉइस के द्वारा इन्वायरमेंट में होता है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है। मैं आपको पहले बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, 20 सेकेंड है आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नॉइस पॉल्यूशन। तो इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में। ओके, क्योंकि ये रिलेटेड होता है आपका साउंड से। ऑलराइट, और जो साउंड है उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में, तो ऑटोमेटिकली जो आपका नॉइस पॉल्यूशन है ये भी डेसिबल्स में मेजर होगा। ठीक है, आइए 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट होती है? वोल्ट है, एम्पेयर है, ओम है, कॉलम है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ऑलराइट, लेकिन ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए भी है। तो अब आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड है इसको आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th, सॉरी 15th। टाइम्स अप। ओके, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एम्पेयर। ऑलराइट, आइए 12th क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी गैस इसेंशियल है सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ के लिए वाटर बॉडीज में। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। तो टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, ऑक्सीजन। ओके, बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व होती है एटमॉस्फेयर में और साथ के साथ हाइड्रोस्फेयर में भी। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सिर्फ हाइड्रोस्फेरिक ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नॉन एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है आपका डिफरेंस। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो वाटर है मूव करता है प्लांट्स के लीव में। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें 20 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट, 14th क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि क्या केमिकल फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का। NaCl, H2O, CO2, C6H12O6। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका NaCl। ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट होता है जो हम हाउस होल्ड में इस्तेमाल करते हैं। ओके, H2 होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है वाटर। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। C6H12O6 का मतलब होता है बेसिकली ग्लूकोज। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा इनमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल या फिर बायोमास। 15th क्वेश्चन से आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th। टाइम्स अप। सी है इसका करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है फर्स्ट पार्ट को, एनवायरमेंटल स्टडीज के एग्जांपल सॉल्यूशंस को। नेक्स्ट में हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे, 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा तब तक, और रेडी रहेगा दूसरे लेक्चर के लिए। ओके, इस नोट के साथ इस लेक्चर का समाप्ति करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।